प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक समांतर पट संधारित्र की धारी था, जबकि इसकी प्लेटों के बीच का संपूर्ण भाग जो है वो परावैद्युत युक्त हो। मतलब संधारित्र की प्लेटों के बीच में पूरे के पूरे भाग में परावैद्युत भरा हुआ है। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा टॉपिक है, उसमें आंशिक रूप से परावैद्युत भरा होगा, और जबकि इसमें संपूर्ण भाग में परावैद्युत भरा है। ठीक है, और अभी हम क्या आपको बताते हैं, समांतर पट संधारित्र एक्चुअल में होता क्या है, उसकी फिर हम धारिता ज्ञात करेंगे, जबकि उसमें सारा का सारा परावैद्युत भरा है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से एक समांतर पट संधारित्र होता है। इसमें दो प्लेटें होती हैं। मान लो एक प्लेट हो गई P1, एक प्लेट हो गई P2, और आयताकार समरूप आकृति की होती है। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे से समरूप आकार की होंगी। ठीक है, और दोनों एक दूसरे से पृथक्कृत हैं। पृथक्कृत कैसे है, जब संपूर्ण भाग में परावैद्युत भरा है, तो इनके जो ये दोनों भाग है, ये बीच का, ये दोनों प्लेटों के बीच का भाग, इसमें परावैद्युत भरा हुआ है। मान लो परावैद्युत जो है उसका परावैद्युतांक K है, तो K परावैद्युतांक का इसमें परावैद्युत भरा हुआ है। ठीक है, और जो प्लेट P2 है, इसके जो बाहर वाला पोर्शन है उसका संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं। इस प्रकार इसका संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं। ठीक, अब दोनों प्लेट हैं, मान लो ये प्लेट है, इसका क्षेत्रफल भी A मीटर स्क्वायर हो गया, और दूसरी प्लेट है, इसका क्षेत्रफल भी A मीटर स्क्वायर हो गया, और इनके बीच की दूरी सपोज D मान ली, तो D इन प्लेटों के बीच की दूरी है। ठीक है, अब हम इस प्लेट P1 को सपोज बाहर से Q1 आवेश देते हैं। ठीक है, प्लस Q आवेश दे दिया, क्योंकि आवेश दोनों प्लेटों में सेम होगा, इसलिए Q1 न मान के हमने क्या मान लिया कि हमने इसको प्लस Q आवेश दिया। ठीक है, जब आवेश देते हैं तो आवेश क्या होगा, इस पूरी प्लेट पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, और जब आवेश प्लस आवेश जो है, धन आवेश जो है, वो इस प्लेट पर समान रूप से वितरित हो जाता है, तो प्रेरण के कारण, ये धन आवेश के कारण यहाँ पे एक ऋण आवेश उत्पन्न होता है P2 प्लेट में। अब देखो P2 प्लेट जो है वो दो भाग होते हैं। देखिए इस टाइप से, इस प्रकार से P2 प्लेट के दो भाग हो गए। एक भाग ये वाला पोर्शन, ये वाला भाग, ये वाला भाग जो मैं आपको पेन से दिखा रहा हूँ, ये पोर्शन, और एक भाग ये पीछे वाला भाग। ठीक है, तो इसमें ही इस प्रकार से जो आपकी प्लेट बनेगी, तो उसके इधर वाले भाग में तो ऋण आवेश, प्रेरण के कारण ऋण आवेश इकट्ठा हो जाएगा, और दूसरे वाले भाग में जो उसके जो भाग पृथ्वी से कनेक्ट है, वहाँ धन आवेश उत्पन्न होता है, और धन आवेश सारा का सारा पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी जो दो प्लेट बनेंगी समांतर पट संधारित्र की, एक पूर्णतः धनावेशित हो जाती है और एक पूर्णतः ऋण आवेशित हो जाती है, और दोनों में आवेश की मात्रा समान होती है। इसमें प्लस Q आवेश होता है, तो इसमें माइनस Q आवेश होते हैं। समझ गए होंगे। एक प्लेट पे ये तो पूरी धनावेशित थी, और जब दूसरी प्लेट इसके बगल में रखी हुई है, तो वो प्रेरण के कारण उसका एक पोर्शन तो ऋणावेशित हो जाता है और दूसरा पोर्शन धनावेशित हो जाता है। और धनावेशित पोर्शन का जो कनेक्शन है वो पृथ्वी में है, अर्थ में है, तो वहाँ से सारे के सारे धनावेश पृथ्वी में चले जाते हैं, तो ये प्लेट जो है पूरी की पूरी ऋणावेशित हो जाती है। तो एक हमें धनावेशित प्लेट और एक ऋणावेशित प्लेट D डिस्टेंस की दूरी पर मिल जाती है। ठीक है, ये पूरा कॉम्बिनेशन आपका समांतर पट संधारित्र बन जाता है। ठीक है, अब देखिए दो प्लेट बन गई, तो प्रत्येक प्लेट का हमने पढ़ा था, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, पृष्ठ घनत्व। हमने 3 प्रकार के घनत्व पढ़े थे, तो ये अभी हमारी क्षेत्रफल युक्त प्लेट है, मतलब पृष्ठ वाली है, तो इसका पृष्ठ घनत्व जो होगा, पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिग्मा बराबर Q/A होता है। इसको फर्स्ट इक्वेशन आप मान लीजिए। दोनों प्लेटों में Q आवेश है, तो जो हमारा पृष्ठ घनत्व होगा वो सिग्मा = Q/A होगा, क्योंकि क्षेत्रफल A है। ठीक है, पर यूनिट एरिया में कितना आवेश होता है वही पृष्ठ घनत्व बताते हैं। ठीक है, तो ये हमें आगे यूज करना है। तो प्रत्येक प्लेट का हमने पृष्ठ घनत्व बता दिया। ठीक है, अब हमने गाउस की प्रमेय में एक चीज़ पढ़ी थी कि दो प्लेटें हैं और एक धनावेशित है और दूसरी ऋणावेशित है, तो उनके बीच में विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र आपको याद आ रहा होगा, बताइए कितना होगा। विद्युत क्षेत्र E = आपने पढ़ा है सिग्मा/K
के एप्सिलॉन नॉट। देखिए जब के परावैद्युतांक भरा हुआ है तो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, अगर यहाँ वायु या निर्वात होता तो सिग्मा अपॉन केवल एप्सिलॉन नॉट होता। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र हमने ज्ञात कर लिया। हमें देखिए क्या चीज़ निकालनी है, मेन चीज़ धारिता निकालनी है, और धारिता का फॉर्मूला आपको पता है, C इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन V। ठीक है, तो किसी प्रकार से अगर हम V निकाल दें, वोल्टेज निकाल दें दोनों प्लेटों के बीच में, और उस V को यहाँ रख के C का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो E तक तो हम पहुँच गए, विद्युत क्षेत्र हमने निकाल दिया। अब विद्युत क्षेत्र अगर हम निकाल दिया तो हम V भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहले इस विद्युत क्षेत्र को थोड़ा मॉडिफाइड कर देते हैं। देखो सिग्मा का मान यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं, तो E का मान क्या आ जाएगा, समीकरण 2 ये हो गई, समीकरण 1 व 2 से E का मान आपका आ जाएगा सिग्मा की जगह Q अपॉन ए हो गया, तो Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, ये E का मान आ गया। ठीक है, और प्लेटों के बीच अगर हम विभवांतर निकालें तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, ई का मान पता हो तो V का मान निकाल सकते हैं। तो विभवांतर कैसे निकाल देंगे, V इज इक्वल टू फॉर्मूला E इंटू डी। ई देखिए D इनके बीच की दूरी है, E विद्युत क्षेत्र है, तो V आसानी से निकाल देंगे। E का मान आपका है Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, और साथ में कितना आ गया D। अब V का मान हमें ज्ञात हो गया, अब हम धारिता निकाल सकते हैं। तो संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता और आसानी से C इक्वल टू फॉर्मूला आपको Q अपॉन V पता है, V का मान उठा के समीकरण 3 से यहाँ रख देंगे, तो Q अपॉन V आपका आ गया ये Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, और साथ में कितना है D। Q से Q कैंसिल हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट की ऊपर मल्टीप्लाई हो गई। यहाँ पे आपने लिखना है समीकरण नंबर 3 से, हमने ये लिखा, V का मान उठा के यहाँ रखा, तो C बराबर कितना आ जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट और इसके अपॉन में D। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है संधारित्र की धारिता का। समांतर प्लेट संधारित्र है, इससे देखिए क्या क्या देखने को मिल रहा है कि जो धारिता C है वो प्लेट के जो क्षेत्रफल है उसके समानुपाती है, उस पर निर्भर करती है। C समानुपाती 1/d, मतलब जो उनके बीच की दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती रहेगी C का मान वैसे वैसे कम होता रहेगा। और एक चीज़ और है, C समानुपाती के प्लेटों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करता है कि क्या तुमने इसमें भरा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हमने डेरिवेट करके दिखाया प्यारे बच्चों। कुछ नहीं है, ये समांतर प्लेट संधारित्र मैंने बताया था कि कुछ नहीं होता, एक प्लेट, दो प्लेटें होती हैं, दोनों प्लेटें एक दूसरे से कुछ निश्चित दूरी पे रखी होती हैं, उनके बीच की दूरी हमने d सेंटीमीटर मान ली है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है, और इस प्लेट को अगर हम धनावेश देते हैं तो धनावेश के कारण प्रेरण उत्पन्न होगा, और प्रेरण के कारण जो P2 प्लेट के एक भाग तो ऋणावेशित हो जाता है, और जो सेकंड वाला पोर्शन है वो धनावेश होगा। और सेकंड पोर्शन का कनेक्शन हमारा अर्थ से है, तो सेकंड भाग का सारा जो धनावेश है वो अर्थ में चला जाएगा, तो ये पूरी प्लेट ऋणावेशित हो जाती है। तो इस प्रकार हमें एक धनावेश और एक ऋणावेश की दो प्लेट मिल जाती हैं। अब हमें पृष्ठ घनत्व तो पता है, सिग्मा बराबर Q अपॉन ए होता है, और दोनों प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र लगेगा E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से हमने सिग्मा का मान उठा के यहाँ रख दिया, तो E का मान हमें प्राप्त हो गया Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। प्लेटों के बीच में विभवांतर हमें देखो पता है, V इक्वल टू ई डी, तो E का मान उठा के यहाँ रखा समीकरण इससे, तो V का मान ये आ गया, और सूत्र C इक्वल टू Q अपॉन V से हमने धारिता C को निकाल दिया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम सेम यही डेरिवेशन करेंगे, लेकिन अब उसके लिए करेंगे जबकि हमारी प्लेटों के बीच में जो परावैद्युत है वो आंशिक रूप से भरा हो, पूर्ण परावैद्युत ना भरा हो, आंशिक रूप से भरा हो। तो इसे करके देखते हैं। सेम वही प्रोसीजर करना है जो हमने इसमें किया था, वैसे ही V पहले E निकालेंगे, फिर V निकालेंगे, और फिर C पे पहुंच जाएंगे। तो समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच का स्थान परावैद्युत से आंशिक रूप से भरा हो। ठीक है,
परावैद्युत भरा हुआ है, वहाँ तो पूर्ण भरा हुआ था, पूरे भाग में भरा हुआ था, लेकिन यहाँ पूरा ना भर के आंशिक रूप से भरा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने मान ली 2 प्लेटें ये हो गई, और इनमें जो परावैद्युत है वो इस प्रकार से आंशिक रूप से भरा हुआ है। आंशिक होने का मतलब जो शेष भाग है वहाँ वायु है और बाकी भाग में परावैद्युत है। तो देखिए ये मान लो टी मोटाई का हमने परावैद्युत इसमें भरा हुआ है। वही 2 प्लेट हैं, एक P1 है एक P2 है। P1 प्लेट वही पूरी धनावेशित है, और जो P2 प्लेट है वो क्या है, ऋणावेशित है, इस प्रकार से। और टी मोटाई का हमने इसमें परावैद्युत भर दिया। तो देखिए इसमें परावैद्युत की जो मोटाई है वो आपको साफ दिख रही है। परावैद्युत की जो मोटाई है वो टी सेंटीमीटर मान ली। तो अब देखिए हमने माना कि जो ये दोनों प्लेटें इनके बीच की दूरी डी है, तो जो शेष भाग है ये वाला भाग और ये वाला भाग, जो शेष भाग है वो क्या है, वायु है। तो परावैद्युत की मोटाई हमें पता चल गई। तो वायु की मोटाई भी हम ज्ञात कर सकते हैं। वायु की मोटाई कैसे ज्ञात करेंगे, आपको साफ दिख रहा है वायु की मोटाई। जब डी पूरी मोटाई थी और टी में परावैद्युत है, तो वायु कितने भाग में है, डी माइनस टी भाग में है वायु की मोटाई। ठीक है, तो ये 2 प्रकार से हमें 2 प्रकार के जो माध्यम हैं इन प्लेटों के बीच में, एक माध्यम है परावैद्युत और एक माध्यम है वायु। दोनों माध्यमों की हमें अलग अलग मोटाई पता चल गई। परावैद्युत की मोटाई टी है और वायु की मोटाई डी माइनस टी है। ठीक है, अब सेम उसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, अभी हमें पता है पृष्ठ घनत्व जो है इस वाली प्लेट का सिग्मा अपॉन कितना होगा, सिग्मा इजिकल टू क्यू अपॉन सिग्मा इजिकल टू क्यू अपॉन ए। ठीक है, दोनों प्लेट हैं, सेम मोटाई की है, सेम चौड़ाई की हैं, दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, दोनों पे आवेश सेम है, तो दोनों का पृष्ठ घनत्व सेम होगा। तो लिख सकते हैं प्रत्येक प्लेट का पृष्ठ घनत्व कितना होगा, सिग्मा अपॉन ए। ठीक है, अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं दोनों माध्यमों में। एक निकालेंगे परावैद्युत में कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और एक वायु में। ठीक है, फिर विद्युत विभव दोनों प्लेटों के बीच का निकल जाएगा और विद्युत विभव के बाद हम धारिता निकाल देंगे। ठीक है, तो प्लेट के बीच जो वायु है, वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने मान ली कितनी, E1 हो गई। E1 बराबर कितना होगा, हम देखो वायु जो होता है उसमें परावैद्युतांक K का मान 1 होता है, तो सिग्मा अपॉन केवल कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान Q अपॉन A होता है, अरे सिग्मा इजिकल टू Q अपॉन A, तो Q अपॉन कितना हो जाएगा, A यहाँ रख देंगे, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अब वायु में तो ये निकल गई क्योंकि वायु की मोटाई टी है। अब ऐसे ही हम किस में निकाल देंगे, परावैद्युत में। जो परावैद्युत पट्टी रखी हुई है हमारी, परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देंगे। वो सपोज कितनी है, E2, और E2 बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन, अब परावैद्युतांक जो इसका परावैद्युतांक K है वो K इसमें लगेगा, K अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमें एक समीकरण ये थी, एक दूसरी ये मिली और तीसरी समीकरण ये मिल गई। इस प्रकार से हमने देख लिया कि जो प्लेटों के बीच में वायु है वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई, और प्लेटों के बीच में जो हमारी परावैद्युत पट्टी है वहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई। ठीक है, अब दोनों पट्टियों के कारण दोनों की अलग अलग दूरियां हैं, अलग अलग मोटाई है, तो विभवांतर अलग अलग होगा। तो देखिए प्लेटों के बीच, प्लेटों के कुल विभवांतर, देखिए विभवांतर कैसे निकालेंगे, V इजिकल टू, आपको फॉर्मूला पता है, ये बहुत अभी हमने यूज भी किया था, V इजिकल टू ई डी। ठीक है, अब देखिए E1 जो है वो वायु की मोटाई है, तो E1 में जो वायु की E1 जो है वायु की में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो E1 में वायु के जो मोटाई है उसकी गुणा हो जाएगी, और जो E2 है वो परावैद्युत पट्टी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो E2 में परावैद्युत पट्टी की जो मोटाई है उसकी गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो जो E1 है, E1 देखिए वायु है और वायु की मोटाई D माइनस टी है,
तो V इजिकल टू E1 इंटू डी माइनस टी हो जाएगा, और इसमें E2 जुड़ेगा, और E2 में की जो परावैद्युत की मोटाई है वो T है, तो E2 की मल्टीप्लाई हो T की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो V बराबर E1 इंटू डी माइनस टी प्लस E2 इंटू टी, ये आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस E2 जाएगा Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, साथ में कितना हो जाएगा T। ठीक है, इनके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले लिया, अंदर बच गया डी माइनस टी, तो ये ऐसे ही है। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए जब बाहर आ गया तो अंदर बच जाएगा T अपॉन के। ठीक है, तो इस प्रकार हमें V का मान पता चल गया। V का मान पता चल गया तो हम C का मान भी आसानी से निकाल लेंगे। देखिए C का मान C इजिकल टू कितना होता है, Q अपॉन V से, तो V का मान उठा के पूरा का पूरा यहाँ रख देंगे, तो Q अपॉन V हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी अपॉन के। ठीक है, Q से Q कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए की मल्टीप्लाई ऊपर हो गई, तो C हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी अच्छा ये प्लस रहेगा, प्लस का T अपॉन के। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे संधारित्र की धारिता भी पता चल गई, जबकि संधारित्र में परावैद्युत भरा हो आंशिक रूप से। C इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यहाँ पे प्लस का साइन था, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, अब वो सही हो गई है। तो C इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये हमारा संधारित्र की प्लेटों के बीच की धारिता निकल गई, जबकि परावैद्युत क्या है, आंशिक रूप से भरा हो। ठीक है, इस प्रकार प्यारे बच्चों ये हमने आपको डेरिवेशन करके दिखाया। इसे सावधानी पूर्वक समझिए, करिए। कोई समस्या हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो मेरे से संपर्क कीजिए। इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, तो उसे भी करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।